डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। इस लॉकडाउन में जो ये वैकल्पिक व्यवस्था पढ़ाई लिखाई की है, अर्थशास्त्र विभाग उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आप लोगों को आपके BA 2 के फर्स्ट पेपर में जो इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट है उसका सिलेबस क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, इसकी ब्रीफिंग मैंने की थी और यह बताया था कि आपको सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। आप बुक्स ले लीजिए और हमारी प्रोफाइल पे यानी गोरखपुर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाकर के मेरी प्रोफाइल पे आप नोट्स भी इस लेक्चर का आप ले सकते हैं। ई पाठशाला पे जाकर के इस वीडियो को और इससे संबंधित जो रीडिंग मटेरियल है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। तो इंटरनेशनल ट्रेड को पढ़ने से पहले हमको यह जानना होगा कि आखिर ट्रेड क्या है। इसी बात को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे कि ट्रेड क्या है, इसके स्वरूप क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता है या नहीं है तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर क्या है, इन सब बातों की चर्चा हम लोग अब विस्तृत रूप में करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। BA 2 का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है मुद्रा बैंकिंग एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पार्ट है इसके अंतर्गत हम लोग आज चर्चा करेंगे अंतर क्षेत्रीय व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लेकिन इसको जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि व्यापार किसको कहते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि व्यापार क्या होता है, कक्षाओं में प्राय विद्यार्थी यह उत्तर देते हैं कि वस्तुओं का लेन देन ही व्यापार है, लेकिन मैं इसको सही नहीं मानता। इसलिए कि हम बहुत सारे लेन देन एक दूसरे के साथ करते हैं, लेकिन सभी लेन देन व्यापार की श्रेणी में नहीं आता। जैसे मैं अगर आपको कोई गिफ्ट या उपहार दूं और आप हमें कोई गिफ्ट या उपहार देते हैं, तो यह जो लेन देन है यह व्यापार की श्रेणी में नहीं आता। व्यापार में लाभ का उद्देश्य अवश्य सम्मिलित होना चाहिए, यानी कि जब लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से दो या दो से अधिक लोगों या दो क्षेत्रों या दो देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय होता है तो वो व्यापार कहलाता है। व्यापार में वस्तुओं का विनिमय तो होता है, लेकिन इसमें लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य भी सम्मिलित होता है। अब आइए जानते हैं व्यापार के रूप कौन से हैं। इसके दो रूप होते हैं, एक जिसे हम आंतरिक व्यापार या अंतर क्षेत्रीय व्यापार अर्थात इंटर रीजनल ट्रेड कहते हैं, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड। जहां तक आंतरिक व्यापार या अंतर क्षेत्रीय व्यापार की बात है तो ये व्यापार देश की भौगोलिक सीमा के भीतर होता है, यानी जब वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर होता है तो उसे अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार के दो व्यापारियों के बीच व्यापार, या गोरखपुर तथा कानपुर के दो व्यापारियों के बीच व्यापार, ये सारे व्यापार देश की एक सीमा के भीतर ही किए जा रहे हैं। इसलिए इस तरह के व्यापार को आंतरिक व्यापार या अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जहां तक बात है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपको भी पता है, यह एक देश का दूसरे देश के साथ किया जाने वाला व्यापार होता है। अर्थात जब एक देश अपनी भौगोलिक सीमा के बाहर दूसरे देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय या व्यापार करता है
तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जैसे भारत और अमेरिका, इन दोनों देशों के बीच अगर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या होता है। तो आप जानते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का जो विनिमय है उसी को व्यापार कहते हैं, और विनिमय का जो आधार होता है वह श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण होता है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण मतलब लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन। ये खास बात है इसके लिए। जब विनिमय का आधार लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन है तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो ट्रेड का बेस है वो भी लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ही है। हम बात करें कि जब व्यक्तियों के बीच श्रम विभाजन होता है तो जिस कार्य को करने में कोई व्यक्ति अधिक कुशल या दक्ष होता है, अर्थात जिस वस्तु को वह कम से कम लागत पर बना सकता है, वह उसी में स्पेशलाइजेशन करेगा तथा वह उसी वस्तु का उत्पादन भी करेगा। यह स्पेशलाइजेशन ही विनिमय क्रिया का आधार है। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कंजम्पशन के अतिरिक्त किए हुए प्रोडक्शन का दूसरे व्यक्ति से विनिमय करता है। इसी प्रकार एक्सेस प्रोडक्शन का अन्य व्यक्तियों के बीच विनिमय होता रहता है, और इस स्पेशलाइजेशन तथा एक्सचेंज की क्रिया में विनिमय में भाग लेने वाले सभी व्यक्ति लाभान्वित होते हैं और इसके कारण टोटल प्रोडक्शन में भी वृद्धि होती है और सबके सेटिस्फेक्शन वेलफेयर में भी वृद्धि होती है। इंटरनल ट्रेड का यही फंडामेंटल बेस है और यही बेस इंटरनेशनल ट्रेड का भी है। विश्व के सभी देश प्राकृतिक साधनों की अवेलेबिलिटी, उत्पादन के साधनों की मात्रा, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी आदि की दृष्टि से समान नहीं होते। फलस्वरूप प्रत्येक राष्ट्र उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करता है जिसके उत्पादन के लिए वह सबसे अधिक ठीक होता है तथा इस प्रकार वह अपने अधिक उत्पादन को दूसरे देश के एक्सेस प्रोडक्शन के साथ यानी अधिक उत्पादन के साथ विनिमय करता है। इस प्रकार विभिन्न देशों के बीच गुड्स एंड सर्विसेज का विनिमय या व्यापार होता है। इसलिए जिस प्रकार श्रम विभाजन दो व्यक्तियों के बीच आंतरिक व्यापार को जन्म देता है, ठीक उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड को जन्म देता है। और इस प्रकार के व्यापार में जो व्यापार में दो पक्ष होते हैं उनको लाभ पहुंचता है और विश्व के कुल उत्पादन में वृद्धि भी होती है। तो इस प्रकार से फाइनली आप कह सकते हैं कि ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो आधार होता है वो लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन है। आइए अब हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या आंतरिक व्यापार जब होता है तो इसमें इसकी मुख्य बातें क्या है। पहली जो मुख्य बात है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय तथा आंतरिक दोनों ही व्यापारों का आधार लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन है। दूसरी बात कि व्यापार क्रिया में जो पार्टिसिपेट करने वाले पक्ष होते हैं वे अपने एक्सेस प्रोडक्शन का दूसरे के एक्सेस प्रोडक्शन से ही विनिमय करते हैं।
और तीसरी जो खास बात निकल के आती है कि अगर ट्रेड होता है तो इसके कारण टोटल प्रोडक्शन में भी वृद्धि होती है। और चौथी जो खास बात है कि दोनों ही व्यापारों में दोनों पक्षों को लाभ होता है। इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है और इसके फलस्वरूप कुल उत्पादन में भी वृद्धि होती है और दोनों पक्षों को लाभ भी होता है। अब थोड़ी बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में क्या किसी अलग सिद्धांत की आवश्यकता है। तो इसके संबंध में क्लासिकल अर्थशास्त्री प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और आधुनिक अर्थशास्त्रियों में खासकर ओहलिन से मतभेद पाया जाता है। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं वो ये मानते हैं कि आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ मौलिक अंतर होता है। इसलिए इन लोगों ने यह मत व्यक्त किया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत का प्रतिपादन आवश्यक है। पर स्वीडिश अर्थशास्त्री ओहलिन यह मत व्यक्त करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड इंटर रीजनल ट्रेड का ही एक विशिष्ट रूप है। इट मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड इज बट अ स्पेशल केस ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड। उनका यह मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में मार्शल के मूल्य सिद्धांत को लागू किया सकता है यदि हम उनके मूल्य सिद्धांत में समय की अवधारणा के स्थान पर स्थान दृष्टिकोण को सम्मिलित कर लें। अब हम बात करें कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बताए गए हैं हम उसकी चर्चा करें, लेकिन वहीं पे बर्टिन ओहलिन है इस बात का खंडन भी करते हैं। तो इन अर्थशास्त्रियों ने इन दोनों के बीच अंतर का जो पहला आधार बताया वह है पूंजी तथा श्रम की गतिशीलता। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने यह प्रतिपादित किया कि श्रम तथा पूंजी एक देश के भीतर तो पूर्णतया गतिशील होते हैं पर विभिन्न देशों के बीच पूर्णतया अगतिशील, अर्थात एक देश के जो संसाधन हैं यानी श्रम एवं पूंजी एक देश के भीतर तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो सकते हैं, लेकिन एक देश का संसाधन दूसरे देश में गतिशील। देश के भीतर चूंकि उत्पादन के साधन पूर्णतया गतिशील होते हैं इसलिए वे उस प्रयोग में स्थानांतरित होंगे जिनमें उनकी सीमांत उत्पादकता सबसे अधिक हो। ऐसी स्थिति में देश के भीतर किस स्थान पर कौन सी वस्तु उत्पादित होगी तथा किस प्रकार विनिमय तथा व्यापार होगा यह श्रम लागत के निरपेक्ष अंतर पर निर्भर करेगा। जहां यह लागत न्यूनतम होगी वहीं उस वस्तु का उत्पादन होगा। पर यदि साधन पूर्णतया गतिशील न हो तो श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण का आधार निरपेक्ष अंतर नहीं होगा बल्कि सापेक्ष या तुलनात्मक अंतर होगा। ऐसा आगे हम देखेंगे रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत में। तो इस प्रकार से जो क्लासिकल शास्त्री है वो ये बताते हैं कि देश के भीतर साधन पूर्णतया गतिशील होते हैं और दो देशों या विभिन्न देशों के बीच यह अगतिशील, इस आधार पर अंतर करते हैं। लेकिन ये मान्यता क्लासिकल शास्त्रियों की पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक देश के भीतर भी श्रम पूर्णतया गतिशील नहीं होते। अनेक प्रकार के ऐसे अवरोध होते हैं जिसके कारण साधन पूर्णतया गतिशील नहीं हो पाते। पूर्णतया की बात हो रही है, जैसे भाषा की बात कर लें, रीति रिवाज की बात कर लें, क्लाइमेट्स की बात कर लें, घर तथा परिवार से न अलग होने का मोह आदि की बात कर लें, तो श्रमिक यह जानते हुए भी देश के किसी दूसरे भाग में गतिशील नहीं हो पाता है जहां मजदूरी अधिक है। पर यह तो माना जा सकता है कि दो देशों के बीच गतिशीलता की तुलना में देश के भीतर जो गतिशीलता होती है, मोबिलिटी होती है, वो अधिक होती है। पर पूर्ण गतिशीलता मानना ठीक नहीं और न यही माना सकता है कि दो देशों के बीच श्रमिक पूर्णतया अगतिशील होंगे। अब देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे टेक्निकल हैंड्स का स्थानांतरण होता है, और इतना नहीं, ऐसा भी देखा गया है कि हमारे देश से जो श्रमिक हैं वो भी विभिन्न देशों में गए हैं। तो दो देशों के बीच पूंजी का स्थानांतरण तो बहुत ही प्रचलित है,
इस प्रकार यह नहीं कहा सकता कि दो देशों के बीच साधन पूर्णतया अगतिशील होंगे तथा देश के भीतर पूर्णतया गतिशील। इस आधार पर इन दोनों में केवल अंश मात्र का अंतर है। अगर हम दूसरे अंतर की बात करें, जो आधार क्लासिकल अर्थशास्त्री बताते हैं, दो देशों में भिन्न भिन्न मुद्राओं का प्रचलन, यानी कि एक देश के भीतर तो एक ही प्रकार की मुद्रा प्रचलित होती है, पर दो देशों के बीच अलग अलग मुद्राएं प्रचलित होती हैं। इसलिए डॉक्टर परमार की बात करें तो उनका यह मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत केवल वस्तुओं का ही विनिमय नहीं होता है, बल्कि मुद्राओं का भी विनिमय होता है। इसलिए जहां आंतरिक व्यापार में मुद्राओं के विनिमय दर की बात नहीं उठती, वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में सामने आती है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में एक अलग सिद्धांत प्रतिपादित करने की बात की। लेकिन जो प्रोफेसर ओवलिन हैं, वो ये मानते हैं कि इसके आधार पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। वह यह मत व्यक्त करते हैं कि विदेशी विनिमय की समस्या का समाधान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एक सिद्धांत के निर्माण के समान है। फिर भी वह कहते हैं कि करेंसियों का अंतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार के सिद्धांतों में अंतर की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि एक बाजार के मूल्य सिद्धांत और अनेक बाजारों के मूल्य सिद्धांतों के अंतर की ओर संकेत करता है। और इसलिए कहते हैं कि इसके अंतर के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अलग सिद्धांत प्रतिपादित करना ठीक नहीं। अब तीसरे प्रकार के अंतर की बात करते हैं, जो उत्पादन की अवस्थाओं में भिन्नता। आप जानते हैं कि विभिन्न देशों में उत्पादन के जो तरीके होते हैं उनमें भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग देशों में अलग अलग उत्पादन के नियम लागू होंगे, यानी किसी देश में उत्पादन का कोई और नियम होगा, उत्पत्ति वृद्धि नियम क्रियाशील हो सकता है, तो कहीं उत्पत्ति समता नियम। आर्थिक नीतियां भी अलग अलग होंगी। इतना ही नहीं, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतियां, लेबर पॉलिसीज, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी अलग अलग होंगी। इनके कारण स्पेशलाइजेशन तथा लेबर डिवीजन का रूप भी प्रभावित होगा। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड का स्वरूप भी नेशनल ट्रेड से भिन्न होगा। पर इस अंतर के बीच संबंध में कहा जा सकता है कि यह अंतर आधारभूत अंतर नहीं है, और इसलिए इसके आधार पर अलग सिद्धांत के प्रतिपादन की बात को भी न्यायोचित नहीं ठहरा सकता है। चौथे प्रकार के अंतर की बात करें, वह वस्तुओं के आयात निर्यात पर प्रतिबंध। तो वस्तुओं के आयात निर्यात पर प्रतिबंध की जहां तक बात है, आप देखते हैं कि देश के भीतर होने वाला, क्लासिकल शास्त्री ये कहते हैं कि देश के भीतर होने वाला व्यापार स्वतंत्र होता है, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, और न ही देश के भीतर वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई टैक्स ही लगाया जाता है। पर दो देशों के बीच में होने वाले व्यापार में प्रतिबंध देखने को मिलते हैं, यानी कोटा निर्धारित कर दिया जाता है, कस्टम ड्यूटी लगा दिया जाता है, लेकिन देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वस्तुएं जाती हैं आती हैं तो इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। लेकिन यह भी अंतर का आधार बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि देश के भीतर होने वाले व्यापार में भी इस प्रकार के कुछ प्रतिबंध देखने को मिलते हैं। अब आइए पांचवें प्रकार के अंतर की बात करते हैं, जो कि अलग अलग बाजार तथा बीच में अधिक दूरी। क्लासिकल शास्त्री ये कहते हैं कि एक देश के जो विभिन्न बाजार होते हैं वो बहुत सीमा तक परस्पर संबंधित होते हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है बहुत ही कम होती है, यातायात लागत भी बहुत कम होती है, पर दो देशों के बीच बाजारों की दूरी बहुत अधिक होती है तथा यातायात व्यय बहुत ही अधिक होता है, और इस आधार पे ये अर्थशास्त्री अंतर करते हैं। लेकिन ये भी अंतर का आधार बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि एक देश के भीतर भी दो बाजारों के बीच की दूरियां बहुत अधिक हो सकती हैं अपेक्षाकृत दो देशों के बाजारों के। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो गोरखपुर का अगर भैरहवा यानी नेपाल में जो शहर है और गोरखपुर जो शहर है भारत का, इन दोनों के बीच व्यापार की बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है वो अपेक्षाकृत
गोरखपुर और मुंबई जो कि एक ही देश की सीमा के भीतर हैं, इनके बीच की दूरी की अपेक्षा बहुत ही कम होगी। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गोरखपुर और भैरवना के बीच होता है तो ये दूरी कम है, और गोरखपुर और मुंबई के बीच जो दूरियां हैं वो अधिक है। तो इस प्रकार से दूरी के आधार पर दोनों ही व्यापारों के बीच में अंतर करना ठीक नहीं है। अब एक और अंतर की हम बात करते हैं, वह है प्राकृतिक साधनों, जलवायु तथा अन्य भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर है। डिफरेंसेस इन नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट्स एंड अदर ज्योग्राफिकल कंडीशंस। तो दो देशों के बीच जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, क्लाइमेट्स होता है तथा अन्य भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, उनमें अंतर पाया जाता है। यानी कि जब हम दो देशों की बात करते हैं तो एक देश में जिस प्रकार के प्राकृतिक साधन, जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वही चीज दूसरे देश में भी हो जरूरी नहीं है। लेकिन एक देश के भीतर इस प्रकार की भिन्नताएं नहीं पाई जाती है, ऐसा क्लासिकल अर्थशास्त्री मानते हैं। और इस भिन्नता के आधार पर ही दो देशों के बीच व्यापार भी होता है। यानी जिस देश के प्राकृतिक साधन तथा जलवायु किसी विशेष वस्तु के उत्पादन के अधिक उपयुक्त हों, उस देश को उस वस्तु के उत्पादन में छूट मिलेगी और वह उसी में ही स्पेशलाइजेशन करेगा। पर ऐसी बात आंतरिक या अंतर क्षेत्रीय व्यापार के संबंध में नहीं होती है। लेकिन ये भी अंतर का आधार ठीक नहीं है, क्योंकि एक देश के भीतर भी प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता, जलवायु और अन्य भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर पाया जा सकता है। इस प्रकार आपने यह देखा कि ये अंतर, जो भी अंतर बताए गए इन दोनों के बीच में, वे अंतर आंतरिक व्यापार के भी संबंध में पाए जाते हैं, और यदि ये अंतर कुछ सीमा तक सही भी हों, तब भी वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अलग सिद्धांत की आवश्यकता की पुष्टि नहीं कर पाते हैं। जहां तक साधनों की गतिशीलता का प्रश्न है, जैसा कि हम लोगों ने देखा, दो देशों के बीच भी पूंजी की गतिशीलता स्वीकार की जा सकती है। वस्तुस्थिति तो यह है कि एक ही देश के भीतर विभिन्न भागों में श्रम भी पूर्णतया गतिशील नहीं होता है। जलवायु की भिन्नता तो देश के भीतर भी पाई जाती है। देश के एक भाग में किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु होगी, तो दूसरे भाग में दूसरी वस्तु के लिए उपयुक्त जलवायु होगी। इसलिए जो ओहलिन हैं, उन्होंने यह तर्क रखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आंतरिक व्यापार की समस्याएं मौलिक रूप से एक ही हैं, फलस्वरूप दोनों में कोई अंतर नहीं है। व्यापार का जन्म विशिष्टीकरण तथा श्रम विभाजन के कारण होता है। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग गुण तथा योग्यताएं होती हैं। किसी में मशीन बनाने की दक्षता रहती है, तो किसी में गेहूं उत्पादन करने की क्षमता। जो व्यक्ति जिसमें अपेक्षाकृत अधिक कुशल रहता है, वह उसी में लग जाता है और उसी का उत्पादन करता है। इस प्रकार अलग अलग व्यक्ति अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तथा अपनी वस्तु दूसरे को बेचेंगे तथा दूसरे से अपनी आवश्यकता की वस्तु क्रय करेंगे। इस प्रकार स्पेशलाइजेशन तथा लेबर डिवीजन विनिमय क्रिया को जन्म देता है, पर यह बात आंतरिक व्यापार के संबंध में जितनी सत्य है, उससे कम सत्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में भी नहीं है। इस प्रकार से ये जो भी अंतर बताए गए, उनके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अलग सिद्धांत के प्रतिपादन को न्यायोचित तो नहीं ठहरा सकता, पर इतना आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विश्लेषण में इन अंतरों को उचित स्थान अवश्य मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपने यह जाना कि व्यापार क्या है, इसके स्वरूप क्या हैं, और अंतरक्षेत्रीय व्यापार हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, इन सब का आधार क्या है। यानी कि क्यों व्यापार होता है। तो आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
या अंतर क्षेत्रीय व्यापार, दोनों का ही जो आधार है वो है लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन। इसको खास करके आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यही एक ऐसा टर्म्स है जो, यही एक ऐसी खास बात है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आधार का काम करती है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण में होता क्या है कि एक देश के जो संसाधन हैं, जिस वस्तु के उत्पादन के लिए उपयुक्त होते हैं, वह देश उसी वस्तु के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन प्राप्त करता है और एक्सेस प्रोडक्शन का अन्य देशों के साथ विनिमय कर व्यापार करता है। आप देखें कि इसके फलस्वरूप टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है और जो वर्ल्ड वेलफेयर है वो भी बढ़ता है। तो लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन किसी भी व्यापार का आधार होता है, ये आपने जाना। अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर क्या है, इसको क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न आधारों पर बताया, लेकिन वहीं जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं बर्टिल ओहलिन, वो इस बात का खंडन करते हैं कि ये अंतर के आधार बहुत ठीक नहीं है। क्लासिकल अर्थशास्त्री इन अंतरों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत की बात करते हैं, लेकिन ओहलिन इन अंतर के आधारों को खारिज करते हैं, कहते हैं ये अंतर के आधार अंश मात्र के हैं। लेकिन फिर भी ये जो अंतर बताए गए हैं क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा, ये अंतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों को समझने में काफी कारगर सिद्ध होंगे। तो अब इसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।